हेलो एंड वेलकम टू द दिशा IAS क्लासेस। मेरा नाम हमना सैयद है और जैसा कि आप लोग जानते हैं लास्ट 1-2 वीक से मैंने ये नई अप्रोच स्टार्ट करी है दिशा IAS क्लासेस की और मैं इसके अंदर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ इकोनॉमी। अभी लास्ट 2-4 दिन से कुछ तबियत ठीक नहीं थी इसलिए क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब से वादा है कि सारी क्लासेस रेगुलर होंगी, सूरज सर की हो या मेरी हो, सारी क्लासेस हम रेगुलर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको लास्ट क्लासेस में आप देखिए हमने क्या पढ़ लिया था। लास्ट क्लासेस में हमने कवर कर लिया था CRR तक। हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज जाकर लास्ट क्लास देखिए, और जब तक लास्ट क्लासेस नहीं देखेंगे तब तक मजा नहीं आएगा आगे की क्लासेस पढ़ने में। इकोनॉमी को लिंक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, प्रयास करेंगे कि बहुत आसानी से और बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को सारी चीजें समझा सकूं। लास्ट क्लास में बताया था कि आज से मुझे स्टार्ट क्या करना है, RBI स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक है, क्या स्टार्ट करना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, ये जो आप शेयर का सिंबल देख रहे हैं ना, यही वाला, यही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूं। बचपन से सुनते आ रहे हैं इसके बारे में, आज जानते कि क्या है RBI, क्यों है RBI, क्या होता है सेंट्रल बैंक, ये सारी चीजें हम जानते हैं। ठीक है, क्या होता है सेंट्रल बैंक? प्लीज इसके नोट्स जो है ना आप लोग अपने पास मेंटेन करते रहिएगा। उससे क्या होगा, बहुत आपको पढ़ने में आसानी होगा। अगर कहीं डेफिनेशन लिखी हुई मिल गई या कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल गया तो आपको पता रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि क्या होता है सेंट्रल बैंक। जैसे कि हमने देखा RBI हमारा सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक क्या है? एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। क्या करता है? विच रेगुलेट करता है फंक्शनिंग, विच रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ अ कमर्शियल बैंक ऑफ अ कंट्री। ये आप चाहिए तो अपने पास लिख लीजिएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, चाहिए तो इसकी डेफिनेशन अपने पास लिख लीजिए। सेंट्रल बैंक क्या है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ अ मॉनेटरी सिस्टम विच regulates the functioning of a commercial bank of a country। Now commercial और cooperative banks दोनों की मेंटेन करता है, दोनों को। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप अपने पास लिख लीजिएगा कि सेंट्रल बैंक क्या है। सेंट्रल बैंक क्या है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ अ मॉनेटरी सिस्टम विच रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ अ बैंक ऑफ अ कंट्री। अदर बैंक जो होते हैं। ठीक है, और क्या काम करता है? सबसे पहले RBI और क्या काम करता है, यानी सेंट्रल बैंक हमारा क्या काम करता है, ये देखिए, ये आप लिखिएगा क्या काम करता है। फाइनेंशियल and economic stability। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखता है। जब हमारी अर्थव्यवस्था हिलने लगती है ना तो क्या होता है, तो ये सेंट्रल बैंक आगे आता है और कहता है मैं हूं ना, तो वहां पर क्या करता है, संभालता है। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखता है हमारी कंट्री की। और क्या काम करता है? प्रमोट करता है ग्रोथ को। क्या करता है? प्रमोट करता है ग्रोथ को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट RBI का क्या काम है, यानी सेंट्रल बैंक हमारा क्या काम करता है? कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को। क्या काम करता है? कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को। ठीक है, अब यहां से आपको एक वर्ड मिला इन्फ्लेशन, महंगाई। तो चलिए थोड़ा सा जो है ना पहले महंगाई का विज्ञान जान लेते हैं कि महंगाई है क्या चीज, उसके बाद में बताएंगे कि RBI का पूरा इतिहास क्या है। ठीक है, सबसे पहले महंगाई। अगर हम देखें इन्फ्लेशन यानी महंगाई, क्या होती है महंगाई, क्या है? अब देखिए मैं आपको बात बताती हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत आसान तरीके से बता दूंगी क्या होती है महंगाई। क्या है महंगाई? अगर देखिए आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपकी जेब में 100 रुपए है, नोट है आपके पास 100 रुपए का। देखिए यहां मेरे पास क्या है, 100 रुपए है। ठीक है, तो इस 100 रुपए में मैं जाती हूँ मार्केट और मैं जो हूँ ये पेन, फॉर एग्जाम्पल ये मैं पेन लेकर आती हूँ 100 रुपए में। ठीक है, मैं ये पेन लेकर आई, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, नॉलेज दी, सब आप लोग एग्जाम क्लियर हो गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, मैं ये पेन लेकर आई 100 रुपए का। फिर क्या हुआ, फिर मैं 2 महीने बाद दोबारा गई शॉप पर, मैंने बोला ये रखो 100 रुपए और मुझको वही वाला पेन दे दो। देन दे सेड, उन्होंने बोला कि नहीं मैम, अब तो वो पेन जो है ना 100 रुपए में नहीं आता, अब वो पेन आता है 110 रुपए में। यानी मतलब समझे आप लोग, क्या मतलब हुआ कि आपके जो नोट की ये जो वैल्यू थी ना ये कम हो गई। क्या हुआ, आपकी ये जो नोट पैसे की जो वैल्यू थी ना
वो कम हो गई, तो इसे क्या कहेंगे, परचेजिंग पावर ऑफ योर करेंसी या परचेजिंग पावर ऑफ योर नोट कम हो जाना। क्या कहलाती है टेक्निकल लैंग्वेज में, क्या कहलाती है, इन्फ्लेशन। क्या है, महंगाई। परचेजिंग पावर ऑफ योर नोट या परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी कम हो जाना, यही कहलाती है महंगाई, इन्फ्लेशन। और जब देश की 2/3 जनता जो है ना गरीब हो, तो आपको और हमें चिंता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर महंगाई बढ़ती है तो आपको चिंता होनी चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देती हूँ जिनकी समझ में नहीं आया, इन्फ्लेशन। अगर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 रुपए महीने के आते हैं, ठीक है, 1000 रुपए किसके आते हैं, मैं महीने की मेरी सैलरी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें से 300 रुपए मैं खाने पे खर्च करती हूँ, 100 रुपए मेरे पेट्रोल के जाते हैं, 100 रुपए मेरे मोबाइल के जाते हैं, 100 रुपए टीवी रिचार्ज वगैरह में चले जाते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, 2, 4, 5 महीने बाद क्या होता है कि खाने के रेट बढ़ गए, है ना, पेट्रोल महंगा हो गया जैसे कि आजकल है, ठीक है। उसके बाद टीवी रिचार्जेस महंगे हो गए, सारी चीजें महंगी होने लगी, तो क्या हुआ, या तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, या तो मैं टीवी नहीं देखूंगी, या तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, या तो मैं मोबाइल नहीं देखूंगी, कुछ भी। मतलब क्या हुआ, महंगाई होने से, इन्फ्लेशन होने से क्या हुआ, मेरा जीवन स्तर कमजोर हुआ, कुछ ना कुछ मेरे जीवन में कमी आएगी। और महंगाई होने से सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ती है, गरीब पर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे देश में 2/3 लोग जो ना गरीब हैं, तो आरबीआई क्या करता है, इस गरीब को और गरीब नहीं होने देता है। या सेंट्रल बैंक क्या करता है, इस गरीबी को बढ़ने से रोकता है, ठीक है। तो इस गरीबी को बढ़ने से रोकता है आरबीआई, यही इन्फ्लेशन का काम है। इन्फ्लेशन क्या है, परचेजिंग पावर ऑफ योर करेंसी, परचेजिंग पावर ऑफ योर नोट कम हो जाना, इसकी वैल्यू कम हो जाना, यही कहलाता है इन्फ्लेशन, ठीक है। महंगाई यही कहलाता है। अब बताते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब बनाया गया, एक्ट बनाया गया 1934 का, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 का, ठीक है। उसमें आरबीआई को बना दिया गया। आरबीआई ने वर्किंग कब स्टार्ट करी, वर्किंग फोर्स में कब आया, 1 अप्रैल 1935, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। आरबीआई ने वर्किंग कब से स्टार्ट करी, 1 अप्रैल 1935 से काम करना आरबीआई ने स्टार्ट कर दिया। काम 34 से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पूरी तरीके से जब फोर्स में आया तो 1935 के अंदर आरबीआई ने काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का राइट नाउ, मुंबई में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इससे पहले कहाँ था, कलकत्ता के अंदर था। जो सबसे पहले जब आरबीआई बना था तो कलकत्ता के अंदर इसका हेडक्वार्टर था। अर्लियर इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, यहाँ मुंबई में। कब शिफ्ट करा गया, 1937 के अंदर मुंबई में इसको शिफ्ट करा गया, इसका हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर क्या होता है, जहां पर गवर्नर बाकी सदस्य जहां पर मिल जाएंगे आपको बैठे हुए, ठीक है, हेडक्वार्टर वो कहलाता है। राइट नाउ मुंबई में है, 1937 में शिफ्ट करा गया। अर्लियर इससे पहले कलकत्ता में हुआ करता था, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर राइट नाउ कौन है, सभी को पता होगा, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के गवर्नर है राइट नाउ। और आरबीआई के गवर्नर का टेन्योर, जो पूरा आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल होता है ना, वो 3 साल का होता है, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर का जो टेन्योर होता है वो होता है 3 साल का। ये लिख लीजिएगा सारी चीजें अपने पास, ये क्वेश्चंस में लगातार पूछी जा रही है, ठीक है ना। चाहे हम स्टेट में देखें, चाहे अगर कोई एग्जाम में देखे, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरबीआई के गवर्नर का टेन्योर कितने टाइम का होता है, आरबीआई का पहला हेडक्वार्टर कहां पर था जब आरबीआई बना था। तो ये सारी चीजें आप अपने पास लिख लीजिएगा, ठीक है। हमने जान लिया पूरा इन्फ्लेशन के बारे में। चलिए आपको एक कहानी बताती हूँ छोटी सी, ठीक है ना। 1935 से लेकर मोदी साहब के आने तक 2015 तक आरबीआई का एकमात्र उद्देश्य हुआ करता था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। आरबीआई का एकमात्र उद्देश्य था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। लगभग इन 80 सालों में, अप्रॉक्स इन 80 इयर्स में आरबीआई का क्या काम था, इन्फ्लेशन को मैनेज करना। तो आरबीआई इन्फ्लेशन कैसे मैनेज करता था, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर आपने पढ़ा था CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है ना। तो कैसे मैनेज करता था वो आरबीआई, इन्फ्लेशन को कैसे रोकता था। मैंने आपको क्या बताया था, आरबीआई अपने पास CRR जमा करता है, ठीक है ना।
बैंक क्या करते हैं, सारे बैंकों के पास जितना आता है पैसा उसमें से कुछ परसेंट निकाल के आपको आरबीआई को देना पड़ता है, बाकी आप जो है ना जनता में उसको लोन दे देते हैं जिसको भी जरूरत होती है, बैंक अपने पास रखता है, लोन दे देता है उसके अलावा। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या कैसे कंट्रोल करता था, आरबीआई अपना अगर ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दे, अगर आरबीआई क्या बोले बैंक से कि लास्ट क्लास हमने क्या देखा था, 1000 रुपए एक आदमी के लाया था बैंक में, बैंक ने क्या करा था 960 अपने पास रखा था, 40 रुपीज दे दिया था सीआरआर के लिए, राइट ना। आरबीआई बोले कि बैंक तुम्हारे पास ये 1000 रुपए आए थे, अब ऐसा करो 4% ही 10% सीआरआर दो मुझे। आरबीआई क्या बोले बैंक से कि अब ये तुम 1000 रुपए में से कितने 100 रुपए मुझे दो, यानी 10% ऑफ सीआरआर। तो बैंक कितना लोन दे पाएंगे, खाली 900। पहले कितना दे रहे थे 960, लास्ट क्लास में आपने देखा होगा। ठीक है, 1000 रुपए और यहाँ 100 रुपए इसको देना पड़ गए। और अगर आरबीआई को कंट्रोल करना, आरबीआई क्या बोले 20% देना, तो बैंक क्या करेंगे, अपना सर पकड़ के रोने लगेंगे कि इतना दे दूंगी तो बैंक लोन कैसे देगा, बाकी सारी चीजें कैसे जनरेट होंगी। ठीक है, तो क्या होता है, अगर ये सीआरआर, देखिए एक साइकिल बना लीजिए अपने पास, बहुत आसानी से समझ में आएगा कि आरबीआई महंगाई को रोकता कैसे है। देखिए अगर आरबीआई ने क्या करा, ये सीआरआर है, अगर आरबीआई ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी, अगर आरबीआई ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी तो क्या होगा, बैंक की जो क्रेडिट जनरेशन कैपेसिटी है ना वो कम हो जाएगी, यानी मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। मनी मल्टीप्लायर का मतलब बैंक की, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, हमेशा सीआरआर के जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सीआरआर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन मनी मल्टीप्लायर। ठीक है ना, ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मनी मल्टीप्लायर के। यानी अगर सीआरआर बढ़ रहा है, यानी बैंक जो है ना आरबीआई अपनी ब्याज दरों को बढ़ा रहा है, तो मनी का मल्टीप्लाई कम होगा। मनी मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि बैंक के अंदर लोगों की आवाजाही कम हो जाएगी, मतलब कि ज्यादा लोन नहीं मिलेगा तो बैंक में लोग क्यों आए जाएंगे। तो अगर सीआरआर बढ़ गया है तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, और अगर मनी मल्टीप्लायर कम हुआ तो मार्केट के अंदर क्या आती है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी, यानी बैंक की उधार देने की क्षमता कम हो जाएगी। लिक्विडिटी तरलता, पानी, समझ में आया क्या है लिक्विडिटी। हम बचपन से क्या कहते हैं, हमारे हाथ में जितना पैसा होगा हम उतना पानी की तरह उड़ाएंगे, वही चीज है लिक्विडिटी। शब्दों को जोड़ के पढ़ना सीखिए। लिक्विडिटी क्या है, जितना पैसा उतना ज्यादा पानी की तरह उड़ाया जाता है, ये तो मैं बचपन से बताया गया। ठीक है, तो अगर सीआरआर बढ़ता है तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, मनी मल्टीप्लायर कम हुआ यानी बैंक से लोगों के पास पैसा कम गया, और कम गया तो लिक्विडिटी मार्केट के अंदर तरलता यानी उधार देने की क्षमता जो बैंक की है वो कम होती चली जाएगी। और अगर बैंक की उधार देने की क्षमता लिक्विडिटी कम हुई तो क्या होगा, रुपए की वैल्यू जो है ना कम हो जाएगी, रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है ना। और समझिए, अगर आपके पास यहाँ रुपए नहीं है, अगर हमारे हाथ में रुपए नहीं है तो हम मार्केट में जाके कैसे डिमांड पैदा कर पाएंगे। मार्केट में जाके हम डिमांड ही नहीं पैदा करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी। और जब डिमांड कम होगी, डिमांड जब चीजों की कम होगी, जब हमारे पास पैसा ही नहीं है, जब हम मार्केट जाके कोई चीज खरीद ही नहीं सकते, डिमांड ही नहीं पैदा कर सकते, तो वहां पर क्या होगी, ये जो मैंने पेन खरीदा था 100 रुपए का, फिर जब इसकी डिमांड ही नहीं होगी तो जितने का था 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैं जाऊंगी दोबारा से 100 रुपए का ले आऊंगी, 110 या 120 रुपए का नहीं हो जाएगा ये। तो वहां पर क्या होगी, वहां पर क्या होगी, कीमत में स्टेबिलिटी आएगी, जो कीमतें हैं ना वो स्टेबल हो जाएंगी, जो कीमत है ना वो स्टेबल हो जाएगी। इसी तरीके से आरबीआई जो है ना पूरे इन्फ्लेशन को मैनेज करता है। क्या करता है, अपने ब्याज दरों को बढ़ा देता है। जब भी ये स्टेटमेंट लिख लीजिए अपनी कॉपी में, साइड में ऐसे नोट बना के कहीं लिख लीजिए। क्या होता है, जब आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। क्या होता है, आरबीआई जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है तो अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देता है। ठीक है ना, ये क्या है, सीआरआर बढ़ेगा, मनी मल्टीप्लायर कम होगा, मनी का मल्टीप्लाई कम हुआ तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम आएगी, लिक्विडिटी कम आई तो क्या होगा, पैसे की गिरावट होगी, पैसे में गिरावट होगी, कमी आएगी तो लोग क्या करेंगे, डिमांड नहीं पैदा करेंगे, और डिमांड नहीं पैदा करेंगे तो क्या होगी, कीमतें स्टेबल रहेंगी। ठीक है, यहां तक आरबीआई जो है ना समझ रहा था 2014-15 तक कि मेरा तो यही काम है, मैं आसानी से यही काम करूंगा।
लेकिन यहाँ क्या होता है, मोदी साहब आ जाते हैं 2012 में। चलिए 2012 में क्या हुआ था, हमारा देश जो है ना आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, मनमोहन साहब का टाइम था, ठीक है। क्या हो रहा था हमारे देश में, ना प्रोडक्शन हो रहा था, ना इन्वेस्टमेंट हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, सब कुछ ठप बन पड़ा था। मोदी साहब आते हैं, आरबीआई के गवर्नर साहब को बुलाते हैं, कहते हैं भाई सुनो, अब से तुम्हारा काम जो है खाली इन्फ्लेशन को मैनेज करना नहीं है। तो पूछते हैं क्यों, कहते हैं यहाँ ये जो कमी आ रही है ना, ये रुपए में जो कमी आ रही है ना, इससे लोग डिमांड पैदा नहीं कर पा रहे मार्केट के अंदर। और हम जैसा आदमी अगर बैंक में लोन देने जाएगा, अगर बैंक वाला में लोन देगा तो हम मार्केट के अंदर डिमांड पैदा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक ज्यादा लोन नहीं दे पा रहे थे, तो मोदी साहब ने बोला या गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई के गवर्नर से कि ऐसा करो कि तुम जो ना खाली इन्फ्लेशन को कंट्रोल मत करो, इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान दो। यहाँ पर क्या हुआ था, हमारा इन्वेस्टमेंट रुक गया था, है ना। 2012 मनमोहन साहब का एरा था, उसमें जो है ना इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा था, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो वहां से क्या हुआ, यहाँ से उन्होंने बोला ये जो रुपए की कमी है ना, इसको पूरा करो। जब बैंक लोन देंगे तो क्या होगा, लोगों के अंदर डिमांड पैदा होगी। उस क्लास में चलिए जिसमें इन्वेस्टमेंट साइकिल आपको बताई थी, क्या होता है इन्वेस्टमेंट से, क्या होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से क्या होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से क्या आती है, लोगों के पास इनकम आती है, और जब ये इनकम आती है तभी तो डिमांड पैदा होती है ना। दूसरी चीज क्या होगी, सेविंग्स होगी, सेविंग से फिर क्या करेंगे लोग, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये साइकिल हमेशा काम आएगी, आपके जो बनवाई थी आपको पहले की क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर यही हुआ, उन्होंने बोला जो हमारे उद्यमी हैं वो क्या कर रहे हैं, बैंक से लोन तो ले रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि कीमतें बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, डिमांड है ही नहीं चीजों की, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे। तो यहाँ पर 2015 से आरबीआई का काम बदल गया, ठीक है ना। आरबीआई जो था पूरा चेंज हो जाता है 2015 से। 2015 से क्या हुआ, आरबीआई का पूरा सिस्टम बदल गया, खाली अब उसको इन्फ्लेशन को मैनेज करना उसका काम नहीं रह गया। तो क्या हुआ, उसका प्रियम्बल, आरबीआई का पूरा प्रियम्बल बदल दिया गया। यहाँ पर मैं आपको जो है ना पूरा आरबीआई का प्रियम्बल दिखा रही हूँ, ठीक है। इस प्रियम्बल को देखिए, मैं हट जाती हूँ यहाँ पर से, इस प्रियम्बल को आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लाइन वाइज लाइन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस क्या लिखा है देखिए, ये अपने पास ये जो है ना ये प्रियम्बल, ये आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। इस प्रियम्बल को देखिए क्या लिखा है, क्या करता है आरबीआई का, क्या काम है, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व विद अ व्यू ऑफ सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द करेंसी। क्या करता है, कंट्री का जो क्रेडिट या करेंसी सिस्टम है उसको भी ऑपरेट करता है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या बनाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा, हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंजेस ऑफ एन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए जो भी चैलेंजेस है उसको बढ़ाना। यहाँ पर ये चौथा काम क्या बताया आरबीआई का, यहाँ पर 2015 के अंदर अब मोदी साहब ने क्या इसका काम बताया, टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन ग्रोथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। क्या है, टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। हाँ जी, ये काम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है आरबीआई का, ठीक है। जैसा कि आपने देख लिया क्या काम है, टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग द माइंड इन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना। अपने ध्यान में रखते हुए आरबीआई को क्या काम दो बता दिए गए, आरबीआई के दो काम क्या बता दिए गए, एक काम था इन्फ्लेशन को मैनेज करना, दूसरा काम क्या था, ग्रोथ को प्रमोट करना, ग्रोथ को देखना जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़े, जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़े। ये 2015 में जोड़ दिया गया, जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़े, ये 2015 के अंदर जोड़ा गया। आरबीआई का इन्फ्लेशन है, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीजें मेंटेन करने लगा है आरबीआई, ठीक है। तो इसी के लिए, इसी चीज के लिए क्या होता है, 20 फरवरी 2015 को एक समझौता होता है। किसके बीच समझौता होता है, सरकार के और आरबीआई के गवर्नर के बीच एक समझौता होता है। उस समझौते को क्या कहते हैं, एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। उस समझौते को कहते हैं एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क किसके बीच में हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस आरबीआई के बीच में ये समझौता होता है 2015 फरवरी के अंदर। 20 फरवरी 2015 के अंदर ये एग्रीमेंट होता है। किस चीज के लिए होता है कि अब आरबीआई के काम क्या होंगे, आरबीआई के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, आरबीआई के एम क्या होंगे, इन सारी चीजों के लिए इन दोनों के बीच में समझौता होता है।
ठीक है। एग्रीमेंट हुआ काय पर, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर, किसके बीच में हुआ, सरकार और आरबीआई के बीच में हुआ 2015 के अंदर ये एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट के अंदर क्या बताया गया कि खाली आरबीआई का काम जो है ना इन्फ्लेशन मैनेज करना नहीं रह गया, अब उसका क्या है, ग्रोथ पे ध्यान देना है ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। ठीक है, ये देखिए, ये आपको जो है ना एग्रीमेंट दिखा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जिसके लिए आपको जरूरी है ये एग्रीमेंट पढ़ना, अपने पास बनाना, इसलिए हट रही हूँ ताकि ये सारी चीजें आप अपने पास मेंटेन कर सके, पूरे सरकारी दस्तावेजों के साथ दिखा रही हूँ। क्या है इसका बी पॉइंट, देखिएगा क्या लिखा है इसके बी पॉइंट में, वेयर एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू प्राइमरी मेंटेन, क्या करना है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। प्राइमरी क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। जी हाँ, व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। जो आरबीआई का अब तक का काम था ना, सरकार ने क्या बोला, इन्फ्लेशन को मैनेज करो। ठीक है, इन्फ्लेशन को मैनेज कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, ग्रोथ का भी ध्यान रखना है जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट, निवेश नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, ये एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एग्रीमेंट के अंदर और क्या क्या बातें बताई गई वो मैं आपको बताती हूँ। इस एग्रीमेंट के अंदर क्या बताया गया, सबसे पहली बात सरकार ने क्या कही, सरकार ने आरबीआई से क्या बोला, इस एग्रीमेंट के अंदर सरकार ने आरबीआई से बोला कि तुम्हारा जो इन्फ्लेशन है ना, आरबीआई सुनो, तुम्हारा जो इन्फ्लेशन है वो 4% ±2 रहना चाहिए। ठीक है, आने वाले सालों के अंदर इन्फ्लेशन जो है तुम्हारा 4% ±2 रहना चाहिए और हर 6 महीने में तुम इसको रिस्पॉन्ड करोगे, यानी 2 से लेकर 6 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए इन्फ्लेशन। 4% या ±2 हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, ±2, ये तुम्हें टारगेट अचीव करना है। और अगर आरबीआई का गवर्नर ये टारगेट अचीव करने में नहीं होता है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आरबीआई का गवर्नर। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, गवर्नर ऑफ आरबीआई। सरकार ने बोला कि अगर ये टारगेट अचीव नहीं होता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, गवर्नर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तीसरी बात क्या बोली, आरबीआई सुनो भाई, तुमसे जो है ना अब ये काम अकेले नहीं हो रहा है, एक काम करो, एक कमेटी बनाओ, जिसका नाम रखा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके अंदर क्या हुआ, आरबीआई से बोला सरकार ने कि अब ये काम तुम अकेले नहीं करोगे, तो इसके अंदर कौन लोग होंगे, इसके अंदर होंगे 6 मेंबर, इस कमेटी के अंदर होंगे 6 मेंबर, 3 होंगे आरबीआई से और 3 होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, क्या होंगे, 6 मेंबर होंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और 3 आरबीआई से मेंबर होंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने देखा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनने से क्या हुआ, आरबीआई की जो ऑटोनॉमी थी ना वो यहाँ पर खत्म हो गई। आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी था, पहले क्या काम करता था, वो ब्याज दरें खुद तय करता था, सारी चीजों के लिए सारे डिसीजन खुद लेता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सरकार ने बोला कि नहीं, अब ये काम तुम अकेले नहीं करोगे, यहाँ पर जो है ना तुम्हारे साथ 6 मेंबर और मिलकर काम करेंगे, 3 तुम्हारे और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटिटीज, यहाँ पर ये सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो उसके लिए बनाई गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आरबीआई का क्या काम है, इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ, 2015 के बाद से ग्रोथ भी इसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो अपने पास ये मेंटेन करिए, सारे नोट सारी चीजें मेंटेन कर लीजिए। आगे की क्लास में नेक्स्ट आरबीआई के बारे में जो चीजें बची हुई हैं, आरबीआई का करंट अपडेट्स, वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट क्लास में करा दी जाएंगी। आप अपने पास ये सारी चीजें मेंटेन कर लीजिए, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। एग्जाम जो है ना बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी जल्दी सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे और आने वाले टाइम में की कोशिश करेंगे सारी चीजें बहुत जल्दी खत्म हो जाए। तो इस चीज को आप लोग अपने पास मेंटेन कर लीजिएगा। और आज का क्लास हम लोग यहीं पर रैप अप करते हैं। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करके मैंने आपसे बार बार कहा उस लास्ट आदमी तक पहुंचाइए जिसके लिए इस पैंडेमिक टाइम में पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है, और मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों से एक बात करना कि मैं चाह रही हूँ कि वीकली या वीकेंड्स के ऊपर सैटरडे या संडे जो क्लास हमारी अप्रोक्स ऑफ ही रहती है, तो मैं चाह रही थी कि उसके ऊपर जो है ना मैं या सूरज सर कोई भी छोटे सेशंस लेकर आए आप लोगों के लिए। जैसे सूरज सर ने अभी एक आपके लिए एग्जाम्पल सेशन डाले थे मैथ के, ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ उसी तरीके से मैं और सूरज सर आपके लिए छोटे सेशंस लेकर आए, 5 मिनट या 10 मिनट के,
उसके लिए आप लोगों को मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आप लोग कमेंट्स में चाहते हैं कि रिपोर्ट्स पढ़ना, इंडेक्सेस पढ़ना, सरकार की नीतियां पढ़ना, वेलफेयर स्कीम्स पढ़ना, जो भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक में, बहुत छोटे तरीके से, जो बस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एग्जाम रेलिवेंट पॉइंट्स 5 या 10 पॉइंट में उसको बहुत जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज उसको कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी हम लोग ये जो है ना लेकर आएंगे नेक्स्ट वीक से इसको। ठीक है, जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और प्लीज इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।